आज का जो हमारा मुद्दा था वो ये है कि आपको जो आने की तकलीफ दी हमने, यूथ्स जो जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ और जो भरोसा रख रहे हैं सेकुलर देश के ऊपर, और हम चाहते हैं कि हमारी जमात इसके ऊपर वादाबंद है कि जैसे हमने इनिशियल स्टेज में कहा कि स्टोन पेल्टर्स की रिहाई, हमने कहा उनके केस को रिव्यू करने की बात की, और मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट 600 से 700 बच्चों का हमने लिस्ट जो है MHA को ऑलरेडी भेज चुके हैं कि उनके केसेस को रिव्यू किया जाए। जो खास करके बेगुनाह लोग हैं उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, जो बाहर के जेलों में लोग हैं। और बिकॉज आप जानते हो कि काफ़ी ऐसे लोग भी पकड़े गए जो जिद पे या ज़ातियात थी उनकी या दुश्मनी थी किसी की, और या उन सरकारों में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी या PDP की सरकार थी, उनको कोई पसंद नहीं था। तो एक इजी मावरा था कि उनको उठाना, उनको क्या कहते हैं, उनके ऊपर PSA लगाना, उनको स्टोन पेल्टर्स का केस ऊपर थोप देना। तो वो एक बड़ा इजी था उन सरकारों को, और जहाँ पर उनको पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि पैसे का भी बिजनेस बड़ी ट्रांजेक्शन चली, जिस पर हमने अपील की ED एंड अदर डिपार्टमेंट्स को कि वो इंक्वायरी करें कि काफ़ी सारे उसमें जो एक्स मिनिस्टर्स हैं और एक्स पुलिस ऑफिसर्स हैं कि उनकी प्रॉपर्टियां, अब तो वो रिटायर भी हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टियां कहाँ से आई, कहाँ बनी। और इसके ऊपर जो है हमारी जमात पूरी पार्टी दिल्ली में, जम्मू कश्मीर के अंदर, कैबिनेट और कैबिनेट से बाहर हर एक कोशिश करेगी कि उन लोगों को जल्द से जल्द जो है रहा किया जाए। और साथ में और एक अपील हमारी है कि आने वाले दिनों में जितने भी रोजगार वसाइल जम्मू कश्मीर में, चाहे टूरिज्म को लेकर, चाहे कोई और यूरोनी मुल्कों में जो वीज़ा पॉलिसी है उसके ऊपर थोड़ा सा वो नज़रसानी करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर से भी हमारी अपील है कि जो आपके ये है लेजान ऑफिसर्स कुछ यहाँ से निकाले जाए। मेरे आज भी मीटिंग है राजभवन में गवर्नर साहब के साथ, तो मैं आज भी उनके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेजान ऑफिसर यहाँ से निकालने के बाद जो है बैरूनी ममालिकों में भेजा जाए, और जहाँ से सऊदीया को छोड़ के, क्योंकि जहाँ पर हमारे लोगों की इज्जत नहीं है, खासकर UK एंड अदर कंट्रीज़ में रोज़गार के बाकी वसाइल जो है वो तलाश किए जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिएक्ट कर सकें। ये 600-700 लोगों का लिस्ट है हमारे पास, जो ऑलरेडी हम लोग MHA को भेज चुके हैं, जो मेरे पास आई है। जो लोग हमारे पास आए कि साहब हमारे केस, हम बेगुनाह लोग हैं, हम पिस रहे हैं, हमें कोर्ट केसेस लगे हुए हैं, हम लोग नौकरियों पे नहीं जा सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, हमें वीज़ा नहीं मिल सकता। तो ये हमने MHA को वो लिस्ट फॉरवर्ड की है कि भैया इस पर नजरसानी की जाए, आप इसमें रिव्यू, एक कमेटी बैठाइए, रिव्यू करें, जो बेगुनाह लोग हैं कम से कम उनको छोड़ दिया जाए, केस से उनकी केस रिव्यू किए जाए। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे उस टाइम तो कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं। मैं बताना चाहता हूँ 90 के बाद क्या हुआ कि 2-3 एक बड़े बिजनेस यूनिट्स यहाँ खुले। एक बिजनेस यूनिट उग्रवाद का बिजनेस था, ठीक है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, एक मल्टी मिलियनर, मतलब इतना पैसा यूटिलाइज था कि अरबों के हिसाब से। ये मैं भी कहता हूँ, यहाँ के आम आदमी भी कहते हैं, और जो रिटायर्ड चीफ ऑफ द आर्मी है वो भी जानते हैं, और उनने भी काफ़ी जगहों पर कहा भी है कि उसमें क्या था कि पाकिस्तान ने यहाँ बंदूक भेजा और लोगों को इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने तुजारत भी की। तुजारत के आपने देखा होगा कितने सारे लोग पकड़े गए जो जेलों में आज हैं, जिनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, और उसमें एक्स पुलिस ऑफिसर्स भी थे, आप जानते हैं, कोई दोहरा वाली बात नहीं, और वो भी जेलों में। और ये भी था कि किसी बेगुनाह इंसान को उठाना, उसके ऊपर दबा लगाना कि भाई 2 लाख रुपए दो। ग्रेडिंग होती थी ABCD, A का मतलब 2 लाख, B का मतलब लाख, C and D, जो ये बटिया सोई खटे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप आदमी भी। और उसके बाद जो बिजनेस हुआ, फिर 96 में सरकार बनी, डॉक्टर साहब फारूक साहब आए, जिन्होंने संतूर में उस वक्त रोया, अगर आपको याद होगा, कि मेरे से गलतियां हुई, अब दोबारा नहीं होगा। तो उन्होंने और एक इंडस्ट्री, उसको बोलते थे स्टोन पेल्टिंग की इंडस्ट्री, उन बच्चों को 500 रुपये भी दिया जाता, और उन बच्चों के ऊपर केसेस भी लगाए जाते थे
दैट वाज द यूथ मास ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनको इस्तेमाल किया गया। और कुछ उसमें जैसे बेगुनाह लोग भी थे कि देखा कोई पैसा वाला आदमी है, चल भाई शाम को पहुंच जाओ। उससे मिनिस्ट्री की कॉन्स्टिट्यूंसी रहती थी और कि मेरे इलाके में 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, वो लिस्ट दे दिया, जो ही वटिया सो ही खटिया। तो ये जो बंगले बने रातों रात, जो आप देख रहे हो, सलवार में हो, इंदिरा नगर में हो, श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ से हो, आप मुझे बताएं, क्या ये आम आदमी का बंगला है? क्या ये वो आम आदमी है? ये वो एमएलए है जो दिल्ली बिहार में चप्पल पहन के चलता है, जिसके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है? क्या आप मान सकते हो कोई भी आदमी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि कोई मेरे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, लेकिन बताए जरा ये पैसा आया कहां से? रास्ते कौन से थे? क्या पाकिस्तान का रास्ता था? क्या दुबई का रास्ता था? वाया करके कहां से पैसा आया और कौन कौन से खजाने में जमा हुआ? और इतनी कसीर तादाद में जो रुपया आया, आप कैसे मान सकते हो कि एक एसएचओ जो एक 80,000 70,000 रुपये जो तनख्वाह लेता है, वो रातों रात जो है 20-20 करोड़ का मकान बनाता है? कहां से हुआ? तो इसके ऊपर जो एक कमीशन की जरूरत है, और यही एनडीए सरकार है, 0.3 गवर्नमेंट है, और इसी के हम लोग हिस्सेदार हैं। यानी कि पुलिस पे भी अब शिकंजा कसा जाएगा? नहीं, जो लोग जिन्होंने पैसा कसा, तो क्यों किसी को बख्शा जाए भाई? कानून जो है, जो हमारा कानून है, संविधान तो सब लोगों के लिए है, उसमें पुलिस वाला हो, आम आदमी हो, सिपाही हो, भाई उसमें क्यों ना कोई शिप चलाने वाला हो, जहाज उड़ाने वाला हो, कानून हर एक के लिए। उनका ये भी क्लेम है कि 64 साल से सरकार इंडस वाटर ट्रीटी के साथ साथ जितनी भी ट्रीटीज हुई है उसका पैसा खा रही है, तो वो कश्मीर को देना चाहिए। खबर में पूछे, वो मरहूम बेचारे नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत